पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। एशियाई बाजारों पर नजर डालिए, मामूली सी कमजोरी देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि 20 अंक नीचे भारतीय बाजारों की आज शुरुआत हो सकती है। दरअसल यूएस में जिस तरह से बयानबाजी हुई है फेडरल रिजर्व के कुछ अधिकारियों के द्वारा, जिन्होंने कहा है कि हो सकता है अगले महीने ब्याज दरें वहां पर बढ़ जाएं, उससे घबराहट फैलती हुई दिखी है। और वैसे भी आप देखिए लाइफ हाइस पर थे यूएस मार्केट, तो वहां से खराब संकेत आए और एशियाई बाजारों में भी, इसीलिए ज्यादातर मार्केट्स आज आपको लाल निशान में कारोबार होते हुए दिख रहे हैं। आज सबकी नजर रहेगी देर रात फेडरल रिजर्व की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स क्या निकल कर आते हैं और वहां से संकेत लेंगे भारतीय बाजार। बहरहाल आज एक कमजोर शुरुआत की अपेक्षा की जा रही है। दमदार पैनल सीएनबीसी आवाज पर एक्सपर्ट्स का बना हुआ है। संदीप वागले साहब हैं, अमरीश बलिगा जी हैं, किरण जाधव और गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। नतीजों का सिलसिला जो है वो अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन आप देखिए कुछ कंपनियां अच्छे नतीजे पेश कर रही हैं। पावर ग्रिड ने कल अच्छे नंबर्स पेश किए। कोटक, सीएलएसए, मॉर्गन स्टैनले, नमूरा, ये तमाम ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनको वो नतीजे पसंद आए हैं। 200 के टारगेट सीएलएसए ने दिए हैं। पावर ग्रिड के नंबर्स कैसे रहे और आज यहां पर किस तरह की तेजी देखने को मिल सकती है, चलिए इस पर बात करते हैं। अमरीश बलिगा है हमारे साथ। सर, कैसे लगे आपको नंबर्स? क्या फॉलोअप बाइंग आज देखने को मिल सकती है? कल भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग था। Numbers तो अच्छे हैं, but I think the only concern which the market has on the debt levels, but then clearly with the amount of capex जो उन लोग कर रहे हैं, I mean debt is going to remain high at least in the foreseeable future. पर मुझे लगता है कि I mean any sort of a correction should be utilized to buy this stock because clearly I mean the focus of the government is there on the sector and I think it'll like continue performing well. तो मुझे लगता है कि we could see a move of about 20-22% if you're talking of the next 6 months to about 9 months. That much of a movement is possible. चलो, तो यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। याद रखिए कोटक ने 210 का टारगेट दिया है और मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि 177 तक जा सकता है ये काउंटर। हिंडाल्को एक स्टॉक जहां पर हमने देखा है काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। गौरव, आपको क्या लग रहा है, यहां से आगे और तेजी की पोजीशंस बनाई जा सकती है? कल ओपन इंटरेस्ट में काफी फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। जी बिल्कुल, एक आपको इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स दिखेंगे और दूसरी जो एक पॉजिटिव चीज वो ये है कि अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो 150 कॉल ऑप्शन में काफी भारी मात्रा में कंसंट्रेशन वगैरह था। अब उसके ऊपर कंफर्टेबल क्लोज हो चुका है और आज थोड़ी निफ्टी की सॉफ्ट ओपनिंग होगी तो अगर थोड़ा बहुत और नीचे आता है तो और लुक्रेटिव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजिशन आप बना सकते हैं। अगर आपको 152 तक मिलता है तो आप 149.50 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको एक बार 150 और 160 के लेवल्स दिखा सकता है या आप ऑप्शंस के जरिए भी उसको प्ले कर सकते हैं। दोनों ही आपको काफी लुक्रेटिव लगेंगे। ऑलराइट, चलिए तो ये राय निकल कर आ रही है। हिंडाल्को के ऊपर फ्रेश लॉन्ग्स बनी थी और कल हमने ये भी देखा था कि इस शेयर ने नया 52 वीक हाई भी छुआ था। इसके अलावा ये शेयर संदीप वागले जी ने खरीदारी करने की राय भी दी थी। रिलायंस कैपिटल और एनसीसी, ये दो और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को मिले और ये दोनों ही शेयर वागले साहब के आज टॉप पिक्स में है। सर बताइए किस तरह की तेजी बन सकती है आज यहाँ पे? हेमंत, एनसीसी एक टॉप इंपॉर्टेंट टॉप जो कि 83-8350 का है वो क्लियर करने की तैयारी में। कल जिस तरह से आवरली चार्ट्स में वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है, प्राइस और वॉल्यूम बिल्टअप, मुझे लगता है ये स्टॉक वहां से निकलेगा तो सीधे 90 की तरफ जाना चाहिए अगले कुछ दिनों में। मैं 79.50 का स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट होगा 90। रिलायंस कैपिटल में भी तेजी लगती है। अगले 2 या 3 दिनों में मेरा 485 का टारगेट रहेगा और मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा 446। ऑलराइट, चलिए तो ये दो और ऐसे स्टॉक्स हैं तो एक बार रिकैप कर दूं। हिंडाल्को, एनसीसी, रिलायंस कैपिटल और यहां पर तेजी की राय और सन फार्मा में बिकवाली की राय आपको संदीप वागले जी ने दी है। रेट्स अपडेट नहीं हो रहे हैं। प्री ओपनिंग सेशन दरअसल शुरू हो चुका है लेकिन अभी कुछ दिक्कत हो रही है रेट्स को अपडेशन होने में, तो देखेंगे कि ये रेट्स कब से अपडेट होना शुरू होते हैं तब हम आपके सामने लेकर आएंगे वो ताजा भाव प्री ओपनिंग ट्रेड के। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बता दें स्टॉक 2020 में जो आज मुकाबला हुआ था, जो मैंने और नीरज ने खेला था, उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज आपको सुझाए गए थे। पूरी टीम पे मैंने नजर डाली है। खबरों के आधार पर, नतीजों के आधार पर सेक्टर्स ने चुना है। जेके लक्ष्मी सीमेंट एनवायरमेंट क्लियरेंस मिली है। आईसीआईसीआई बैंक में टिमासिक खरीदारी। जेपी एसोसिएट में एक नेगेटिव खबर है। केमफेबल, प्लीज, पीवीआर, ये सब तमाम न्यूज ड्रिवन काउंटर है जहां पे अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। रिको ऑटो, बैंको,
प्रिकॉल, ये सारे ऑटो एंड सभी पास सेक्टर्स का फोकस है। वहीं बर्जर पेंट्स एक्सेसिव डिमांड आने वाली है फेस्टिवल सीजन के लिए, इसलिए खरीदारी की सलाह होगी। 10 के 10 बल्लेबाज नए सिलेक्टर्स ने आज टीम में शामिल किए हैं। नेल्को के ऊपर बुलिश हैं, सरकारी कंपनियां ITI, MTNL, NFL अब पसंद है मेरे सिलेक्टर्स को, और जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार की कंपनी J&K बैंक भी सिलेक्टर्स को अच्छी लगती है। सेंट्रल बैंक पर भी वो बुलिश है। तो आज जो थीम है वो आप देखेंगे कि सरकारी क्षेत्र के ऊपर ज्यादा फोकस है। OCL जिसके अच्छे नतीजे आए, 96% मुनाफा बढ़ा, उस पर भी बुलिश है। उसकी पेरेंट कंपनी डालमिया भारत जिसके नतीजे आज आने वाले हैं वो अच्छे आ सकते हैं, इसलिए सिलेक्टर्स को ये भी पसंद है। मॉन्सेंटो और स्कॉट्स भी मेरे सिलेक्टर्स ने आज टीम में शामिल किया है। तो ये थे स्टॉक 2020 की पूरी टीम, लेकिन अब फोकस करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो आपको मालामाल बना सकता है। बारी है जैकपॉट शेयर की। और सबसे पहले तो बता दूं आपको, जैकपॉट शेयर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है, एक इंटरेस्टिंग तरीका है कुछ इंटरेस्टिंग शेयर्स को हाईलाइट करने का। और आज का वो इंटरेस्टिंग शेयर है GC वेंचर्स। ध्यान रखें, ये कंपनी पहले ग्वालियर केमिकल्स के नाम से जानी जाती थी, एक केमिकल कंपनी थी, पर साल 2009 में इस कंपनी जो अपने मध्य प्रदेश में तमाम केमिकल बिजनेसेस थे और महाराष्ट्र में जो विंड पावर एसेट्स थे, उसे जर्मनी की लैक्सनेस ग्रुप को, जो कि एक बड़ा ग्लोबल केमिकल कंपनी है, उसे बेच दिया था। एक शेयर परचेज एग्रीमेंट, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। कुल मिलाकर 536 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू थी, जो उस समय ग्वालियर केमिकल्स की बुक्स पे 156 करोड़ रुपए का कर्ज था, वो लैक्सनेस ने ले लिया। यानी कि नेट इस कंपनी के पास उस डील के बाद 380 करोड़ रुपए आए। उसके बाद ग्वालियर केमिकल्स ने एक बायबैक का अनाउंसमेंट करा, ऑलमोस्ट 49 करोड़ रुपीस का वो बायबैक था। सब्सिक्वेंटली ग्वालियर केमिकल्स का नाम बदलकर GC वेंचर्स में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। उसके बाद क्योंकि इस कंपनी के पास तगड़ा लिक्विड एसेट्स थे, काफी सारा कैश था, तो उसको मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालने के लिए इसने एक NBFC का गठन करा, NBFC फ्लोट करी। और इस बीच ये कंपनी तमाम अपने लिक्विड एसेट्स को, जो कैश था, उसके बेहतर इस्तेमाल के बारे में सोच रही थी। 2012 में फाइनली इसने डिसाइड किया कि ये रियल एस्टेट कारोबार में उतरने की योजना बनाएगी। और उसी साल सितंबर 2012 में इस कंपनी ने घोषणा करी कि नवी मुंबई में इसने 101 करोड़ रुपए में एक लैंड एक्वायर करी है, 10,000 स्क्वायर मीटर की। वहां पे एक रेजिडेंशियल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करने की इस कंपनी की योजना थी। क्लाउड 36 नाम से नवी मुंबई में एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। 6.5 लाख वर्क फुट रेजिडेंशियल कमर्शियल एरिया डेवलप करना था। 3 रेजिडेंशियल टावर्स 36 फ्लोर के, वहां से एक क्लाउड 36 का नाम आया। ध्यान रखें, वन ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है कहा जाता है नवी मुंबई में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस कंपनी का, और इसी के ग्राउंड फ्लोर में वो तमाम कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खड़े होंगे। इसके साथ साथ मुंबई के करीब करजत में इस कंपनी ने एक और प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, द मिस्ट नाम से, जो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट था। 150 यूनिट्स इस कंपनी खड़े करने हैं, और जो शायद अगले साल तक ये कंपनी हैंडओवर करती हुई नजर आए। और मेरे ख्याल से चुनिंदा ऐसी देश की कंपनियों में से एक रियल एस्टेट स्पेस की जो एक्चुअली डेट फ्री है, कोई कर्ज नहीं है इस कंपनी की बुक्स पे। इसके साथ साथ मैंने कहा था महाराष्ट्र में जो विंड पावर एसेट्स थे वो इस कंपनी ने बेचे थे। इसके साथ साथ क्योंकि पैसा काफी था, लिक्विड एसेट्स कई सारे थे, इस कंपनी ने राजस्थान में विंड पावर प्रोजेक्ट्स खड़े करे। अब ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है जो मैंने हाईलाइट करा, एक तो NBFC यानी कि फाइनेंसिंग का कारोबार, विंड पावर का, और तीसरा रियल एस्टेट का। इन तीनों में हम देखते हैं प्रॉफिटेबल कामकाज हो रहा है, तगड़े मार्जिन से कंपनी क्लॉक करती है। और इनफैक्ट ये कंपनी फाइनेंशियली भी इस समय बड़ी स्ट्रांग फुटिंग में आपको नजर आएगी। पहली तिमाही के जो रिजल्ट्स आए थे, आय में 82% का उछाल, ये आपकी स्क्रीन पे वो मिक्स आता हुआ, तीनों सेगमेंट्स प्रॉफिटेबल हैं। Q1 के जो नंबर्स आए, आय में 82% का उछाल था, 18-19 करोड़ रुपए की आय, मुनाफे में 50% का उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट ना सिर्फ Q1, बीता पूरा फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांग था। FY16 में इस कंपनी की आय में 152% का उछाल, EBITDA में 306% का उछाल, आय 145 करोड़ रुपए पे पहुंची थी, और इस कंपनी ने मुनाफा भी 170% का उछाल 36 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आया। इस कंपनी GC वेंचर्स का इस समय मार्केट कैप केवल 309 करोड़ रुपए के आसपास का है। ये जो तमाम इन्वेस्टमेंट्स हुए, नवी मुंबई में, करजत में लैंड एक्वायर्ड करी, प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, विंड एसेट राजस्थान में खड़े करे, उसके बावजूद इस कंपनी की बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन पर आएगी। महज 6.25 लाख रुपए का डेट है, वो भी एक व्हीकल खरीदी उसके लिए। इस कंपनी की बुक्स पे 142 करोड़ रुपए की अभी भी नकदी है, 309 करोड़ रुपए की
मार्केट कैप के सामने। प्रोमोटर्स का हिस्सा लगातार इस कंपनी की बुक्स पे बढ़ता हुआ, दिसंबर से अब तक ही प्रोमोटर्स ने 450 बेसिस पॉइंट 4.5% अपना स्टेक बढ़ाया है। इनफैक्ट आकाश भंसाली का इस कंपनी में 4% का स्टेक है। FY15 के एनुअल रिपोर्ट में देख रहा था, भंसाली परिवार के कई सारे लोगों का स्टेक है, पर अभी कहना गलत होगा क्योंकि FY16 की एनुअल रिपोर्ट नहीं आई है, शेड्यूलिंग पैटर्न में अब तक वो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए उसमें भी ड्वेल नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान रखें, इस कंपनी के 220 रुपए के हाईस थे, वहां से ये स्टॉक इस समय आपको 35% नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक ऐसी कंपनी जो रियल एस्टेट में उतर गई है, काफी बुक्स पे लिक्विड एसेट्स इस कंपनी के पास हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नजर आते हैं। रडार पे रखना चाहिए GC वेंचर्स, जो ऑस्ट्राइल ग्वालियर केमिकल्स के नाम से जानी जाती थी उस कंपनी को। तो वो है आज का जैकपॉट शेयर जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आकाश, जैसे आशीष बता रहे थे कि यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विड एसेट्स है और रियल एस्टेट में इनका कारोबार फैल रहा है। ये रडार पर रखेंगे। स्पीच आप देखिए, जो रेट्स आने लगे हैं एकदम सपाट शुरुआत के संकेत प्री मार्केट ओपनिंग सेशन से, जहां पर 8639 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स में भी कुछ खास बदलाव नहीं, हालांकि बैंक निफ्टी में कुछ उछाल के साइन जरूर दिखाई दिए हैं। ये इनफैक्ट इंडेक्स 40-42.2 पर है और आप देखेंगे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर शुरुआत कुछ मजबूती के साथ होती दिखाई दे रही है प्री ओपन सेशन में। और टाटा मोटर्स भी कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। भारतीय इन्फ्राटेल में भी हल्का सा स्पाइक आता हुआ, लगभग 1% तक के गेन्स। लेकिन स्टॉक्स जो आज फोकस में आपने रखने हैं, जस्टाइल है, OCL इंडिया, नंबर्स पर ये रिएक्ट करेंगे डेफिनेटली ये काउंटर्स, और साथ ही साथ पिरामल एंटरप्राइजेस, वो एश स्टीवंस के साथ जो 350 करोड़ की डील की है, उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ काउंटर्स जो रेडार पर रहेंगे और उसका कुछ असर आज प्री ओपन सेशन में देखने को मिल भी रहा है खबरों पर। बिल्कुल, और जीलन, ट्री हाउस खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। जिस तरह से 1:1 का रेशियो इन्होंने तय किया है, और देखना होगा अब ये मर्जर होता है और बाजार इसको किस तरह से देखता है। उछाल में फिलहाल बिकवाली की राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे थे ट्री हाउस में। जीलन में आज देखिए 6% की तेजी देखने को जरूर मिल रही है इस खबर के चलते। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन जिस तरह से बुलिश है, सिटी 1100 रुपए का लक्ष्य उन्होंने सुझाया है, ये शेयर में भी देखिए आज तेजी देखने को मिल सकती है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हमने गौरव से उनके पिक्स लिए, संदीप वागले जी से पिक्स लिए, किरण के पिक्स भी जानते हैं। किरण, आपको कौन से स्टॉक पसंद है आज के लिए? इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आपकी नजर होनी चाहिए। अगर हम कल के सत्र की बात करें तो दोपहर 12 बजे के बाद बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ने वन वे रैली दी, वो कंटिन्यू होती नजर आ रही है। अगर हम डे एंड चार्ट देखते हैं तो उसके हिस्टोरिकल हाइज है, ऑल टाइम हिस्टोरिकल हाइज, उसका हाईएस्ट क्लोजिंग कल मिला है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लगता है कि इधर एक बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं, उधर भी एक बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये ऑल इन ऑल बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि 829 के टारगेट्स आपको आज या कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 805 का। ओके, 805 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप तेजी कर सकते हैं। तो ये किरण की भी पिक है और गौरव बिस्सा भी कह रहे थे कि यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो दो एक्सपर्ट्स की ये कॉमन पिक आपके सामने। जस्ट डायल का स्टॉक देखिए प्री ओपनिंग सेशन में करीब 1-1.5% नीचे खुलने के संकेत आज आपको दे रहा है। कमजोर नतीजों का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ITI जैसी छोटी मझौली सरकारी कंपनियों पर भी रखिएगा नजर। यहां पर टेलीकॉम सेक्रेटरी ने जिस तरह से बयान दिए हैं कि इस कंपनी को हो सकता है आगे चलकर वो डिफेंस में काम के लिए अनुमति दें। तो अभी तक टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन अब पार्लियामेंट्री पैनल ने जिस तरह से सिफारिशें दी हैं कि डिफेंस का काम क्यों नहीं इस कंपनी को दिया जाए, डिफेंस PSU क्यों ना बनाया जाए, तो वो बयान के चलते आप देखिए 6-6.5% की मजबूती के साथ ये शेयर आज खुलने की तैयारी कर रहा है। तो सरकार का फोकस सरकारी कंपनियों को रिवाइव करने के ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इसका जिक्र किया था। ये वो स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक और खबर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए और वो है पतंजलि की खबर। अमरीश जी, आपसे राय लेना चाहता हूं। पतंजलि की तरफ से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स खत्म होते ही नहीं दिख रहे। अब उन्होंने कहा है कि पतंजलि अपनाएं, देश को आर्थिक आजादी दिलाएं। तो ये स्टेटमेंट्स आए हैं, साफ तौर पर निशाने पर है MNC कंपनियां। चिंता की बात है क्या HUL, कोलगेट, नेस्ले के शेयर धारकों के लिए? चिंता की बात इस स्टेटमेंट से तो नहीं है, बट देन द वे पतंजलि हैज बीन ग्रोइंग, उससे तो क्लियरली आई थिंक इट्स वरीसम फॉर सम ऑफ देम, स्पेशली कोलगेट, HUL टू अ सर्टेन एक्सटेंट।
पर ये जो स्टेटमेंट है ये तो मुझे गलत लगता है, क्योंकि आई मीन इवन इफ यू टॉकिंग ऑफ द एमएनसी कंपनीज लाइक HUL एंड कोलगेट, most of the products are manufactured in India with local raw materials. I mean, hardly anything much is imported. At the same time, यदि आप बाकी कंपनीज के बारे में बोलते हैं, इमामी, मैरिको, डाबर, Bajaj, Godrej, I mean, all these are domestic companies manufacturing in India with domestic raw materials. So I think this. तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को 15 अगस्त के अवसर पर उठाने की कोशिश करी है, ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है, ये आप कह रहे हैं? स्ट्रैटेजी से ज्यादा स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, स्ट्रैटेजी के लिहाज से ज्यादातर मार्केटिंग गुरु तो यही कह रहे हैं कि ऑल इज फेयर इन लव एंड मार्केटिंग, तो शायद पतंजलि के फेवर में जाएगा, लेकिन इन दूसरी कंपनियों ने अपना मार्केट शेयर गंवाया है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में, और वो ऑफ कोर्स देखने को भी मिला है इस तिमाही नतीजों में। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का पूरा एक्शन मिड कैप काउंटर्स में देखने को मिल रहा है, अमरीश, मुझे याद है आपने कहा था कि जहां पर पैसा बना है वहां पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करना शुरू करें, लेकिन अगर नया पैसा लगाना है, आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? थोड़े स्टॉक्स हैं जहां पे बेसिकली इन द इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो है, पर आगे जाके जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा देन आई थिंक द मार्जिन्स कैन रियली शूट अप। वैसे दो कंपनीज जो मैंने शायद पहले भी बताया हो, टिटागर वैगन्स एंड HEG. Titagar wagons again with the sort of order flows expected from Indian Railways as well as Metro. I think because of which we could actually see the performance improving from FY18 onwards, but even looking at FY17 sort of expectations, it's quoting at about 20-21x. So I think from here downside is limited, whereas upside शायद 140-150 हो सकता है। HEG is again into graphite electrodes for steel plants, और यहाँ पे with the steel industry expected to come back on track, and especially looking at the way like China is going to also modernize part of the steel industry, शायद यहाँ भी I think the capacity utilization for HEG is going to shoot up quite drastically. ओके, तो ये HEG ये स्टॉक आपको पसंद है और टीटागढ़ वैगन भी पसंद है आपको। चलिए 30 सेकंड ही बचे हैं, अब प्री ओपनिंग मूव्स खत्म हो चुके हैं और अब हम नॉर्मल मार्केट ओपनिंग के अंदर आने वाले हैं। और आप देखिए आज बैंक निफ्टी सहारा देगा बाजार को, इस तरह के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। 1.4% की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला है। और आप देखिए कल भी हमने देखा था 160 पॉइंट का शानदार सुधार निचले स्तरों से बैंक निफ्टी पर देखने को मिला था। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए अच्छी खबर है भी कि टेमासेक जो है वो हिस्सेदारी खरीद रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, एडीआर्स खरीद रहा है। तो देखना होगा आईसीआईसीआई बैंक आज किस तरह से खुलता है। बाजार फिलहाल खुलते हुए फ्लैट शुरुआत हुई है सेंसेक्स और निफ्टी की, लाल और हर निशान के बीच में इस समय कारोबार हो रहा है, लेकिन बैंकिंग शेयर देखिए मजबूती के साथ आज खुल रहे हैं। एक्सिस बैंक में तेजी देखने को मिल रही है, एचडीएफसी बैंक मजबूती के साथ खुल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में भी आप देखिए थोड़ी सी आप नरमी के साथ हालांकि इस समय ओपनिंग होती हुई दिख रही है, लेकिन बाकी के दो बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत करते हुए। सन फार्मा के लिए यहाँ पर खराब खबरें आई थी कि प्रमोटर्स ने शेयर्स को एसबीआई के पास प्लेज किया है, इस खबर का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एशियन पेंट्स हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि यहाँ पर बेचकर चलना चाहिए, ये शेयर थोड़ा सा दबाव के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। जस्टाइल के कमजोर नंबर्स का असर भी आप देखिए शेयर पर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन बैंक्स के अलावा टाटा मोटर्स के लिए जो अच्छी खबर आई थी यहाँ पर कि S&P ने इनकी कंपनी को अपग्रेड किया, रेटिंग बढ़ाई है। देखिए 0.5% मजबूती के साथ इस शेयर ने शुरुआत कर दी है और मेटल कंपनियां भी मजबूती दिखा रही हैं। कल भी हमने देखा था टाटा स्टील में तेजी देखने को मिली थी, आज भी देखिए टाटा स्टील मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। हिंडाल्को जैसे शेयरों पर भी नजर होगी कल की रैली के बाद। आज ये किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है, फिलहाल लाल निशान के साथ इस शेयर ने अपने दिन की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा आप देखिए ट्री हाउस एजुकेशन में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 12% के आसपास की। वीलर्न में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 11% के आसपास की, जिस तरह से नए रेशियोज खुले हैं और बोर्ड्स ने मंजूरी दी है 1:1 के रेशियो को इनके दोनों के विलय के लिए। ये एक उछाल के साथ कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं। आईटीआई जैसे शेयर देखिए 11% मजबूत है टेलीकॉम सेक्रेटरी के उन बयानों के बाद, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब ये कंपनी हो सकता है डिफेंस के कारोबार में आ जाए। ये शेयर भी मजबूती के साथ खुला है। ओसीएल के अच्छे नंबर्स के बाद ओसीएल में भी 4% तक की तेजी। पिरामल एंटरप्राइजेज दूसरे दिन लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आज दिख रहा है। जी हाँ, ये कुछ काउंटर्स जहां पर खबरों का इम्पैक्ट सीधा है, लेकिन साथ ही इंटरग्लोब एविएशन को आप नहीं भूल सकते क्योंकि सिटी ने इसे अपग्रेड किया है। 1100 का टारगेट
वो स्टॉक आज करीब 2% ऊपर। जेके लक्ष्मी सीमेंट, जिनको एक पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक नॉड मिला है, राजस्थान में क्षमता विस्तार करेंगे, 120 करोड़ का निवेश होने वाला है और वो स्टॉक 2% ऊपर है। धनलक्ष्मी बैंक कल ये नेगेटिव खबरों के घेरे में था। इनफैक्ट एक और रेटिंग एजेंसी ने इसको डाउनग्रेड किया है, लेकिन स्टॉक में एक पुल बैक आ रहा है, 1.5% ऊपर फिलहाल ये काउंटर। प्रिकॉल, और मेरे ख्याल में ये नीरज की टीम का खिलाड़ी था और ऑटो एंसिलरी पर काफी बुलिश रहे हैं आज नीरज अपनी 2020 टीम में, तो यहां पर कुछ तेजी के साथ ही मूव्स आते हुए दिखाई दिए हैं। कल मार्क्सन्स फार्मा की काफी धुलाई हुई, इनफैक्ट यहां पर डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली थी। आज एक पुल बैक आ रहा है, 1.5% ऊपर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा झटका लगा है जस्ट डायल के शेयर को, 7% तक टूटा। वायदे बाजार में भी आप देखेंगे यहां पर अब 6% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ये करीब 454 के आसपास ट्रेड करता हुआ बहुत ही निराशाजनक यहां पर क्वार्टर रहा है, तो स्टॉक में बिकवाली का दबाव हावी। साथ ही आप देखेंगे कल टेक्नोलॉजी कंपनियां इन्फोसिस की अगुवाई में फिसल रही थी, लेकिन आज टीसीएस, माइंडट्री, इन्फी सभी में आप देखेंगे आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में हेक्सावेयर भी है जहां पर बिकवाली का सिलसिला बरकरार है। साथ ही साथ आप देखें आज जो दबाव बन रहा है वो एक बार फिर सनफार्मा की ओर से आ रहा है, 1% नीचे। लुपिन, सिप्ला जैसे काउंटर्स, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर्स में भी बिकवाली का दबाव बनता हुआ। और कल के जो स्टार परफॉर्मर्स थे HPBP, IOC, वहां पर भी आज हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि NCDs के जरिए कंपनी पैसे जुटाने की योजना बना रही है। स्टॉक 0.5% ही ऊपर है, तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा सा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला, लेकिन बड़ा मूव ऑफ कोर्स OCL, जस्टाइल, पिरामिड एंटरप्राइजेज जैसे काउंटर्स में देखने को मिला और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन जहां पर वो खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। GC वेंचर्स आज का जैकपॉट शेयर, वहां पर भी शुरुआत मजबूती के साथ लगभग 5% का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अब 8% ऊपर है ये काउंटर। ये फिलहाल एक्शन इस समय स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो CNBC आवाज का जैकपॉट स्टॉक अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है। GC वेंचर्स, जिसको आप पहले ग्वालियर केमिकल्स के नाम से जानते हैं, 290 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, और मैं देख रहा था कुछ देर पहले प्रमोटर्स लगातार हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इस काउंटर में, तो यहां पर नजर रखिए। और वैसे भी केमिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रही हैं, अच्छी तेजी स्टॉक में इस समय देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो कहां गिरावट देखने को मिल रही है, जस्ट डायल, जैसा हर्षिता आपको बता रही थी कि कमजोर नंबर्स आए हैं और एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि नंबर्स से कुछ खास उम्मीद मत रखिएगा। मार्जिन्स में बड़ा फॉल देखने को मिला है। TCS, इन्फोसिस, ये वो स्ट्रॉन्ग पिलर है देखिए जो आज कमजोरी फिर से दिखा रहा है। कल भी हमने देखा था यहां पर गिरावट देखने को मिली थी और आज फिर से ये सेक्टर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। अमरीश, क्या राय रख रहे हैं अब आप IT सेक्टर के ऊपर? कल हमने देखा इन्फोसिस और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के बीच में जो डील टूटी ब्रेक्जिट होने के चलते, आज फिर से देखिए ये सेक्टर काफी कमजोर प्रदर्शन दिखा रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे इसे? इनफैक्ट लास्ट करीब 2 या 3 क्वार्टर से मैं बताते आ रहा हूँ कि IT स्पेस पे कॉशियस रहना चाहिए, काफी हेडविंड्स है, एंड आई थिंक दैट्स क्लियरली प्लेइंग आउट। एट द सेम टाइम आई आल्सो स्पोक अबाउट फार्मा सेक्टर, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट 2-3 साल में अच्छा मूव देखा था, बट देन आई मीन वन शुड बी अ बिट कॉशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम मैंने रेकमेंड किया था कि वन शुड बी लुकिंग एट मेटल्स, सीमेंट एंड द PSU बैंक्स फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2016, तो वहां पे हम लोग को काफी अच्छा रिटर्न्स आया है। बट आई थिंक एट दीज लेवल्स अगेन लुकिंग एट द मार्केट, आई थिंक वन शुड बी बुकिंग आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। चलिए, कुछ मुनाफा वसूली इन स्टॉक्स में की जा सकती है और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी एक वीक विकेट है, लेकिन आज बैंक्स में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। चुनिंदा स्टील कंपनियां हैं। हीरो मोटोकॉर्प, ये टॉप ट्रेडेड स्टॉक है, करीब 1.5% ऊपर, 3,349 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में। संदीप, आपकी क्या राय है? यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो यही है कि सुनील मुंजाल इनफैक्ट वो प्रोमोटर ग्रुप का भी हिस्सा नहीं रहेंगे। इन्होंने जो अलग होने की ठान ली है, वो स्टॉक इनफैक्ट रैली कर रहा है। आई एम नॉट रियली श्योर कि इस खबर का इम्पैक्ट है या नहीं, लेकिन यहाँ पर तेजी जरूर हो रही है। मुझे लगता है बाकी सारे ऑटो शेयर भी देखिए हर्षराज मजबूती देखने को मिल रही है। दरअसल 7th पे कमीशन की जो 7 महीने का एरियर है वो इस महीने के अंत में लोगों के हाथ में आएगा, तो शायद यहाँ पर लोग अब ज्यादा 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते हुए नजर आएंगे, तो ये स्पेस काफी एक्शन में है। हीरो मोटोकॉर्प पर स्पेसिफिक राय दें सर, कैसा लगता है और इस स्पेस में आपको कौन सा एक शेयर सबसे अच्छा दिखता है? मैं पॉजिटिव रहूंगा और मेरा यही बाय होगा। और अगर अभी करंटली
3360 के आसपास चल रहा है। अगर ये 75 ब्रेक करता है तो ये 3450 3500 की तरफ कुछ दिनों में मूव आ सकती है इसमें। ओके, और अमरीश इस स्पेस में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? आप क्या ट्रैक्टर्स पर ज्यादा बुलिश हैं? क्या आप देखिए ट्रैक्टर शेयरों में भी क्या तेजी देखने को मिल रही है? कमर्शियल व्हीकल्स के स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं या आप टू व्हीलर्स के साथ ही जाना चाहेंगे? एक्सपेक्टेशंस यही है कि सितंबर की सेल्स 7th पे कमीशन की वजह से अच्छी रहने वाली है, उसके बाद अक्टूबर में तो त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है। नहीं, ट्रैक्टर्स इज बेसिकली फ्रॉम द मॉनसून पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा मॉनसून हुआ है, तो क्लियरली लाइक फार्मर्स विल हैव मोर मनी टू बाय ट्रैक्टर्स, तो उस हिसाब से ट्रैक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। इकोनॉमी शुड बी लुकिंग अप एंड बिकॉज ऑफ विच एलसीवी सेल शुड इम्प्रूव, बट बिकॉज ऑफ 7th पे कमीशन क्लियरली इट इज टू व्हीलर्स एंड एंट्री लेवल कार्स, जहां पे आई मीन यू हैव मारुति एंड इन टू व्हीलर्स क्लियरली इट इज हीरो विच इज द टॉप पिक, उसके बाद बजाज एंड टीवीएस। चलिए, तो ये फिलहाल प्रोमिनेंट प्लेज रहेंगे जहां पर पैसा कमाया जा सकता है। टू व्हीलर कंपनियों में आज काफी रफ्तार, लेकिन जस्ट डायल में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है और वायदे बाजार का ये एक्टिव प्ले है। तो गौरव बताइए, नई शॉर्ट पोजीशंस एक्टिव हुई हैं फिर से, क्या आप शॉर्ट करने के फेवर में है और कितना नीचे दिखेगा ये काउंटर या फ्यूचर में? देखिए, यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स के मैं चलाने दूंगा। उसका रीजन ये है कि यहीं से एक शॉर्ट कवरिंग आपको दिखी गई थी एक या दो बार 465 के लेवल से अराउंड, वापस एक बार 500 का लेवल छूता है, फिर वहां पे शॉर्ट्स बन रहे। तो यहाँ पे अगर 460 सस्टेन कर रहा है तो मैं ऑप्शंस के जरिए प्ले करना चाहूंगा, या अगर किसी को फ्यूचर भी लेना है तो अबाउ 465 स्पॉट लेवल्स के आसपास में अगर बाय कर सकते हैं। 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, अगर सस्टेन हो गया तो आपको 2 दिनों में वापस से 490-495 तक लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स के चलाने दूंगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा। ऑप्शंस के जरिए बेटर प्ले रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ऑप्शंस में? देखिए, 480 का आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर आईवीज महंगी लगे तो आप 500 का भी बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है एक बार एक स्विफ्ट मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हमने देखा है कि कल सिप्ला में भी ऐसे ही हुआ था। मैं दोनों कंपनीज को फंडामेंटली कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, एक बहुत अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिला था। तो यहाँ पे भी काफी शॉर्ट्स बन चुके हैं, और सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ऊपरी लेवल से बहुत शॉर्ट्स बन चुके हैं। और एक बार जब ये नेगेटिव इवेंट हो जाएगा, उसके बाद में अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो काफी सीवियर हो सकती है। तो एक स्विफ्ट मूव है, इसके लिए एक दिन में या 2 दिन में 7 या 8% मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। कल 500 था, आज 450 हो गया था, तो 10% का मूव एक दिन में आ चुका है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो 480 या 500 का ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ओके, बोरिस बीच देखिए, बैंक निफ्टी जो करीब 1/4% की बढ़त दिखा रहा था, उसने अपनी बढ़त गवा दी है इस समय, और आईसीआईसीआई बैंक अब 0.5% नीचे। अच्छी खबरों का कोई फायदा नहीं मिला इस स्टॉक को। साथ ही इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो दबाव बनाने का काम इस समय कर रहे हैं। यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। एक और स्पेस है जो कल भी प्रेशर में था और आज भी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। आप देखिए, यूनिटेक, जेपी एसोसिएट्स, ये वो कुछ डेट से जूझ रही कंपनियां हैं जो कल भी दबाव में थी और आज भी दिन की शुरुआत इन्होंने नेगेटिव नोट पर करी है। और आईटी नहीं, फार्मा शेयर भी देखिए प्रेशर में है। सन फार्मा के लिए तो समझ सकते हैं हम, खबरें खराब है, लेकिन देखिए सिप्ला कल की रैली के बाद आज थकता हुआ, ल्यूपिन में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जो कमजोरी के साथ आज ट्रेड करती हुई आपको नजर आएंगी। फार्मा शेयरों पर अपनी माफ कीजिएगा राय दें किरण, कोई फार्मा शेयर जो आप शॉर्ट करना चाहते हैं? संदीप आगले जी ने तो कहा था सन फार्मा शॉर्ट करें, और ये शेयर प्रेशर में है भी। कोई शेयर जो आपके रडार पर हो? सन फार्मा ही वीक दिख रहा है, पर सपोर्ट के बहुत नजदीक है, इसलिए इन लेवल्स पे शॉर्ट करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी। अगर शॉर्ट करना ही है तो 790 के करीब अगर सन फार्मा शॉर्ट करते हैं तो अच्छी बात रहेगी। इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इधर से पुल बैक 790 तक आने की संभावना बन जाती है। ओके, वेरी क्विकली, जेके टायर और डिश टीवी दोनों में ही फिर तेजी आप देखने को मिल रही है। टेक्निकली संदीप, आप क्या प्रेफर करेंगे खरीदारी करना इन दोनों काउंटर्स में? हर्षदा, डिश टीवी मैं समझता हूँ 97-98 तक जा सकता है। जेके टायर्स में इतना मुझे पैटर्न क्लियर नहीं है, तो मैं दोनों में डिश टीवी प्रेफर करूंगा, बट फॉर अ लिमिटेड अपसाइड। ओके, तो डिश टीवी, जी हाँ, ध्यान रखिए ये बैन में है। यहाँ पर काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी और कल भी हमने देखा था ये अप मूव दिखाना शुरू कर रहा था। तो इस लिहाज से गौरव, एक आपसे राय लेना चाहता हूँ डिश टीवी में। यहाँ पर पहले कुछ रूमर्स थे कि डिश टीवी एक
दूसरी डिश कंपनी को वीडियोकॉन का नाम आ रहा था, उसको खरीदना चाहती है, तो फिर वो नेगेटिव होता तो लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस यहां पर बना रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ अब तक हुआ नहीं है। और देखिए अब इस शेयर में कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं। डिश टीवी किस तरह की पोजीशंस बन रही और आप कैसे अप्रोच करेंगे? ये शॉर्ट कवरिंग ही है यहाँ पे, अगर थोड़ी बहुत अगर देखी जाए तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और एक काफी इमीडिएट टर्म में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है यहाँ से और 3 या 4% की अपसाइड पॉसिबल है। फ्रेश एंट्री एक तो बैन में काफी जल्दी आ जाता है, और दूसरा बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में कहूँ वैसे देखने मिल नहीं रहा, तो मैं कहूँगा कि किसी पास अगर है कैश वगैरह में तो होल्ड कर लीजिए, और 3 या 4 रुपए मिल जाएंगे। फ्रेश एंट्री यहाँ पे मैं सलाह नहीं दूंगा मैं। चलो, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज ट्रेड की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इस बीच बाजार देखिए एकदम सपाट ट्रेड दिखा रहा है। 8643 पर निफ्टी फ्लैट है, सेंसेक्स 18.2 पर, मिड कैप में थोड़ा सा एक्शन, बैंक निफ्टी फिसलने लगा है, यहाँ पर 3 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो वॉलेटिलिटी आज साफ दिखाई दे रही है। लेकिन शेयर बाजार में अगर आपने पैसा बनाना है तो धीरज रखना होगा, धैर्य से ही यहाँ पर पैसा बनता है, ये कहना है एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी का। दरअसल सौरभ मुखर्जी ने ये निवेश मंत्र अपनी किताब अनयूजुअल बिलियनेयर्स में लिखे हैं। इस किताब के लॉन्च से पहले सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी ने सौरभ मुखर्जी से की खास मुलाकात। नमस्कार। सीएनबीसी आवाज पर आज हमारे साथ हैं एक ऐसे खास मेहमान जो शेयर बाजार की उठापटक में एक सीधा रास्ता तलाशने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। भारत के सबसे शानदार इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, और अब उन्होंने एक किताब लिखी है जिसे पढ़ के आपको भी वो रास्ता दिख सकता है जो शेयर बाजार की इस उठापटक में आपकी राह आसान कर सकता है, और आप एक ऐसा रिटर्न हासिल कर सकते हैं जिसमें खतरे काफी कम हैं। हमारे साथ हैं सौरभ मुखर्जी, और सौरभ की ताजा किताब आ रही है जिसका नाम है द अनयूजुअल बिलियनेयर्स। सौरभ, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आपने किताब का नाम रखा है अनयूजुअल बिलियनेयर्स, तो ये अनयूजुअल क्यों? तो जब मैं लास्ट 2-3 साल मीडिया कवरेज देख रहा था फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में, जो बहुत स्ट्राइकिंग लगता है हम जैसे लोगों को, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में 2 ही तरह के लोगों को, 2 ही तरह के बिजनेसमैन को सेलिब्रेट किया जाता है। आइदर वो किसी बड़े बैंक के एमपीए बन चुके होते हैं, इसलिए उनकी बहुत आलोचना होती है प्रेस में, या ओवरनाइट सक्सेस होते हैं, कोई .com बिलियनर होते हैं। जो मेरे को स्ट्राइक किया कि जो इन बिटवीन जो कॉर्पोरेट होता है, जो मेहनत से 10, 20, 30 साल के मेहनत के बाद जो अपने मेहनत से एक बिजनेस को खड़ा करता है, $multi-billion बिजनेस को खड़ा करता है, उसकी ना तो डिस्कशन होती है प्रेस में, ना तो उसकी सेलिब्रेशन होती है। सो मेरे को लगा मार्केट में एक गैप है जो मिड हाई क्वालिटी एक कॉर्पोरेट को हाईलाइट करने का, मेहनत का जो फल आता है उसको हाईलाइट करने का, एंड दैट्स हाउ अनयूजुअल बिलियनर वाज कंसेप्चुअलाइज्ड अ कपल ऑफ इयर्स अगो। आपने जो कहा कि वो लोग जिनको बहुत सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, या तो वो बड़े जालसाज नहीं हैं, और या वो बहुत बड़े सुपरस्टार्स नहीं हैं जिन्होंने ओवरनाइट सक्सेस दिखाई है। बिल्कुल। लेकिन ये वो लोग हैं जो एक बिजनेस पे काम कर रहे हैं, धीरज के साथ काम कर रहे हैं, और कोई 10-15 साल, आपकी किताब में जो लिखा है कि कोई 15 साल का रेट ऑफ रिटर्न एनुअल लें और 10 साल कंसिस्टेंटली करें, तो जो आदमी ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएगा वो काफी पैसा कमाएगा। बिल्कुल, ऐसे कुछ उदाहरण आपने दिए हैं। बिल्कुल सर। सो जो मैंने क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण लिया है, राहुल द्रविड़ का उदाहरण लिया है कि वैसा बैट्समैन जो शांति से खेलता है, धीरज से खेलता है, और ये एक टेस्ट करियर बनाया है, जिस टेस्ट करियर में जो 16 साल राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेले, उन 16 साल में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाए। ये ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, मैंने क्रिकेट किताब में पॉइंट आउट किया। वैसे ही तरह का बिजनेस मैं ढूंढ रहा हूं जहां पे धीरज से, धैर्य से, फोकस से कोई बिजनेसमैन अपना कंपनी बनाए। सो जो 2 टेस्ट मैंने ढूंढे, मैंने यूज किया 10 साल में, लास्ट 10 साल में लगातार 10% रेवेन्यू ग्रोथ या उससे बेहतर, और दूसरी चीज लास्ट 10 साल में लगातार 15% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या उससे बेहतर। नाउ एज थिंग्स स्टैंड, दीज आर 2 वेरी हार्ड टेस्ट टू मीट। हिंदुस्तान में 15-20 से ज्यादा कंपनी है नहीं जो ये डबल फिल्टर को पास कर सके। उन कंपनीज को मैंने हाईलाइट किया, उनमें से 7 को इन डेप्थ लिया है। नाउ द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जांपल, सबसे जो एक्सट्रीम एग्जांपल है किताब में, वो है एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स का जो चैप्टर 2 ऑफ द बुक है, एशियन पेंट्स मैंने दिखाया कि लास्ट 50 साल इस कंपनी ने 20-22% से रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। लास्ट 4 दशक, लास्ट 40 ईयर्स अपने
कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इंप्रूव किया। लास्ट 3 डेकेड, लास्ट 30 ईयर्स इसने अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव किया। एशियन पेंट्स इज द डॉन ब्रैडमैन, टू यूज द क्रिकेट एनालॉजी। एशियन पेंट्स डॉन ब्रैडमैन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के। उसके साथ साथ मैं राहुल द्रविड़ को भी ढूंढ रहा हूँ। 7 ऐसे बिजनेसेस मैंने उसलिए हाईलाइट किए हैं। एक सवाल आगे बढ़ने से पहले कि एशियन पेंट्स का आपने नाम लिया। एशियन पेंट्स इस समय एक ऐसा ब्रांड है, किसी भी आदमी से पूछिए कि घर में पेंट करवा रहे हैं, फैक्ट्री में करवा रहे हैं, ऑफिस में रिडेकोरेशन करवा रहे हैं, बिल्कुल जी, पहला नाम पेंटर भी एशियन पेंट्स का लेता है और बाजार में जाने पे पहली दुकान भी एशियन पेंट्स की दिखती है। इतना फैल चुका है। आज की तारीख में भी क्या पैसा लगाने के लिए एशियन पेंट्स एक सही कैंडिडेट है? सो मैंने किताब में एक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है, उसको मैंने कॉफी कैन पोर्टफोलियो नाम दिया है। नाम मैंने नहीं इन्वेंट किया। 1984 में कैपिटल लॉस एंजलिस बेस्ड FII है, कैपिटल का एक विख्यात फंड मैनेजर रॉब कर्वी ने इस नाम को इन्वेंट किया, कॉफी कैन पोर्टफोलियो। और उन्होंने उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो मैंने किताब में अडॉप्ट किया है, कि आप आधे दर्जन से 15 अच्छे कंपनी ले, 10 साल उनको अपने पोर्टफोलियो में रखिए और उन 10 साल में अपने पोर्टफोलियो का आप छुए मत। आप 15 स्टॉक 20 स्टॉक ले लें, अपने कॉफी कैन पोर्टफोलियो में रखें एंड 10 साल उनके बारे में भूल जाए। तो ऐसे मैंने दिखाया है कि अगर आप लास्ट 16-17 साल में हिंदुस्तान में आप कभी भी ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते, अगर आप 2000 साल में अडॉप्ट करते, 2005 में अडॉप्ट करते, आप कम से कम सेंसेक्स को 400 बेसिस पॉइंट से आउट परफॉर्म करेंगे। कम से कम 400 बेसिस पॉइंट से सेंसेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे और आपकी रिस्क पोर्टफोलियो में रिस्क होगी वो सेंसेक्स के कई कम होगी। तो आपकी आउट परफॉर्मेंस भी आ रही है और आपको रिस्क भी कम लेना पड़ रहा है सेंसेक्स से। सो उस कॉफी कैन पोर्टफोलियो के तहत ज्यादातर पोर्टफोलियो में 16 कॉफी कैन लास्ट 16 साल के लिए मैंने बुक में हाईलाइट किए हैं। आप देखेंगे कि ज्यादातर कॉफी कैन में एशियन पेंट्स है। अब ये इट्स ऑल्सो happens that Ambit has a buy on the stock, but beside the point I'm saying in a coffee can context एशियन पेंट जैसा स्टॉक बहुत अच्छा काम करता है। इसकी 10 ईयर कंपाउंडिंग अच्छी रहती है। ऐसे स्टॉक को लेके पोर्टफोलियो में रख के भूल जाना बहुत अच्छा रहता है, रिटर्न अच्छी मिलती है आज के भाव पे भी। जिसे आप कॉफी कैन कह रहे हैं वो हमारी ट्रेडिशनल भाषा में कहेंगे तो वो खरीद कर एक पोटली में बांध के जमीन में गाड़ देना, बिल्कुल इसको कहा जाता है। सो इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग, द नेम कॉफी कैन कम्स फ्रॉम द अमेरिकन वाइल्ड वेस्ट। वहां पे बैंक बनने से पहले लोग अपनी पूंजी को कॉफी कैन में डाल के भूल जाते थे, तो इंडिया में पोटली और अमेरिका में कॉफी के पुराने टिन के डिब्बे वैसे होते थे जिसमें आप कोई चीज बंद करके रख दें तो उस पर सीलन का असर नहीं होता। बिल्कुल जी। तो ये एक कॉफी कैन फॉर्मूला है, लेकिन ऐसे बाजार में बहुत से लोग हैं जो ये बात कहते हैं। वॉरेन बफेट जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपको लॉन्ग ओनली होना चाहिए, एक अच्छा शेयर खरीदिए उस बिजनेस, जब तक कि वो बिजनेस बिगड़ न जाए, उसमें कोई खराब खबर ना आने लगे तब तक उससे बाहर मत आइए। दूसरी तरफ लोगों का एक कहना है कि आप अगर प्रॉफिट लेंगे नहीं तो आपको फायदा कैसे होगा, आपने जो पैसा लगा दिया है और वो रखा हुआ है तो आपके किस काम का है। तो इस कंट्राडिक्शन को कैसे एड्रेस करते हैं? सो इन एन आइडियल वर्ल्ड वेयर वी हैव सुपर नॉर्मल पावर्स, अगर हम भगवान की तरह हमारी फोरसाइट होती, we would buy a stock before the market has discovered it and हम स्टॉक में 3, 4, 5 साल इन्वेस्टेड रहते और बिल्कुल ऊपर के भाव में हम स्टॉक बेच के हम निकल जाते। अब वैसी फोरसाइट हमको है नहीं, हम इंसान हैं, हमारे पास सुपर नॉर्मल पावर्स है नहीं। इसलिए जो वॉरेन बफेट ने भी बोला है और कई दिग्गज गुरुओं ने बोला है, जो बड़े इन्वेस्टर उनकी हमेशा सीख रही है कि आप अच्छे कंपनी खरीदिए, पॉइंट 1, एंड आप उसके साथ इन्वेस्टेड रहिए लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में। सो ये है fundamental tenets of successful investing. Buy good companies and stay invested for a long period of time. मेरी किताब सिर्फ इतना बोलती है कि ये जो फॉर्मूला है इसको आप अगर ट्रांसलेट करें प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, एक बिजी रिटेल इन्वेस्टर अगर आप ट्रांसलेट करें, अच्छी कंपनी खरीदने का फॉर्मूला है 10% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 15% ROC over 10 years, and the long period of time that you stay invested is 10 years. So in a way I'm not saying anything new, I'm reiterating the message from the gurus and I'm turning it into a straightforward investment formula. तो इसके साथ एक दूसरा सवाल भी है कि आप किसी कंपनी में पैसा कब लगाएं, ये टाइमिंग को लेके बहुत बातें होती हैं। बिल्कुल सर। इस पर भी विद्वानों में 2 राय हैं। एक का कहना है कि जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएटर्स हैं वो कहते हैं खरीदने का कोई टाइमिंग नहीं होता है, एक अच्छा बिजनेस खरीदने का टाइम आज ही है। और दूसरा है कि आपने आज मान लीजिए आज की तारीख में जिस समय दुनिया में बहुत एक्सेस लिक्विडिटी चल रही है उस समय कोई पैसा लगाए और इसके बाद बाजार 30-40% गिर जाए
तो क्या ये आज का फैसला गलत नहीं होगा? So, दोनों राय ठीक है और दोनों राय के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट मेथड्स वाजिब है. सो फॉर होराइजन लेस देन 12 months, 12 महीने से कम होराइजन में आपकी एंट्री पॉइंट बहुत मायने रखती है. अगर मेरे को 3 महीने 6 महीने में प्रॉफिट कमाना है, अपसाइड दिखाना है, देन सस्ते में खरीदना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट. अगर मैं फटाफट पैसा बनाना चाहता हूँ, सस्ते में खरीदना मेरे लिए बहुत वाजिब है. However, for horizons longer than a year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, entry period valuations have very little to do with how much return you make. For horizons longer than a year, the biggest driver of your portfolio returns will be the quality of the stock that you buy. Specifically, ROCE का बहुत महत्व रहता है for long term investing. And to the extent that I can only advise long term investors, मेरी short term trading में ना तो मेरी training है, ना तो मेरी skill set है. For long term investors, my focus has been to find high quality companies, what Ambit calls good and clean companies, and stay invested for a long period of time. I'm taking the extreme point of view in the book. Yeah. I'm saying take 10 years. In a 10-year horizons, we can show very comprehensively that entry period valuations don't make a lot of difference. What makes a fundamental difference is the quality of the stock that you buy, and hence I'm recommending champion franchises. तो सचिन नहीं, राहुल द्रविड़ की तरह अगर आप डटे रहें मैदान में तो आपका पैसा जरूर बनेगा. ये राय है एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी की. चलिए, ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की, लेकिन इस समय देखिए भारतीय बाजारों में एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है. निचले तरफ से 28,100 के ऊपर सेंसेक्स निकल गया है, करीब करीब 40 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, और निफ्टी ने भी लाल निशान से हरे निशान में कारोबार करने की शुरुआत कर दी है. मिड कैप से सहारा देखने को मिल रहा है. अच्छी बात हर्षदा यही है कि दूसरे दिन लगातार देखिए मिड कैप इंडेक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और आज भी 1/4% की मजबूती यहां देखने को मिल रही है. रिजल्ट से रिलेटेड कुछ डिसअपॉइंटमेंट जरूर है. जस्ट जायल जैसे स्टॉक्स देखिए जो गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है ऑटो पैक और ऑटो में 2 व्हीलर्स. हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो साफ तौर पर 7th पे कमीशन के जो 7 महीने के एरियर्स इस महीने के अंत में लोगों के हाथ में आएंगे. एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा 2 व्हीलर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल उपकरण खरीदते हुए दिखें. चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे भारतीय बाजारों को इस समय ट्रेड करेंगे. S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सर गुड मॉर्निंग. आप कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को, और निफ्टी पर अगर मैं आपसे एक राय लेना चाहूं तो क्या लगता है आपको, अभी भी ये जो बाजार है वो बाय ऑन डिप्स का है, या आपको बाजार का टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है? जी नमस्कार. देखिए, निफ्टी की राय ये है कि हम अभी भी बुल मार्केट में हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है, और हम लगभग 1-1.5 महीने से एक बहुत छोटे ट्रेडिंग रेंज में चल रहे हैं. दायरा कम हो गया है, पर वो बाजार में कई बार ऐसा हो जाता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है. तो अगर कोई निवेशक है या कोई पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको सिर्फ खरीदना चाहिए, और बिल्कुल सही है, ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है. पर अब आप ध्यान दें, ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, ब्रेकआउट्स का मार्केट अब नहीं रहा, क्योंकि हम ब्रेकआउट करते करते 8,700 पहुंच गए हैं. अब हम 400-500 पॉइंट कितना ऊपर जाएंगे, उसमें कब ब्रेकआउट होगा, कब फेल होगा, वो मुश्किल काम हो जाता है. जब भी करेक्शन आए, और करेक्शन आएंगे ही, तब निफ्टी को खरीदना चाहिए. लेकिन कितने डीपर करेक्शंस का अनुमान सुदर्शन लगाया जा सकता है इस समय? देखिए, ये कहना मुश्किल होता है, पर 200-300 पॉइंट का करेक्शन जब भी हायर लेवल से आए, वहां पर आप खरीद लीजिए, और अगर थोड़ा नीचे भी जाता है तो अपने पोजीशन से बने रहिए. लेकिन आज के दिन वो 200-300 पॉइंट का करेक्शन आया नहीं है, इसलिए अभी निवेशकों के लिए निफ्टी खरीदना कोई बहुत मायने नहीं रखता है. व्यापारियों का रुख दूसरा बनता है. इसके अलावा सर ये बताइए कि कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको इस समय काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं, जहां पर पोजिशनली इस समय पैसा लगाया जा सकता है? देखिए, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है. इस समय मुझे कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं दिख रहा है जहां की बिल्कुल बुलिश पैटर्न्स अभी भी बने हुए हैं, और जो ये कह रहा हो कि हम यहां से 20-25% ऊपर जा सकते हैं. तो एक एक इंडिविजुअल शेयरों पर ही अब ध्यान देना चाहिए, कोई सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रह नहीं गई है. अच्छा, और कमजोर सेक्टर कौन सा दिख रहा है, वो कुछ आपको इस समय समझ में आ रहा है? क्या आपको IT वीक लग रहा है एज अ पैक, या फार्मा वीक लग रहा है एज अ पैक, या वहां पे भी कोई स्पष्ट रुझान अभी नहीं है?
नहीं, वहां फिर स्पष्ट रुझान है। जैसे आईटी के शेयर मिड कैप और लार्ज कैप दोनों ही थोड़े सुस्त लग रहे हैं। तो आईटी में मिड कैप्स में तो बिकवाली की जा सकती है, माइंड ट्री जैसे है या जस्ट डायल है, यहां पर शॉर्ट सेलिंग बनती है। तो ये सेक्टर अभी माने सुस्त दिखाई पड़ रहा है और शायद रहेगा कुछ दिन तक। दूसरा जो सेक्टर मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखा रहा है वो पीएसयू बैंक्स है। जब लगभग ये सच है कि पिछले 3-4 दिनों में पीएसयू बैंक्स ने अच्छी तेजी दिखाई है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। कहीं जाके इसमें रेजिस्टेंस है। स्टेट बैंक के अलावा जब पीएसयू बैंक्स में रेजिस्टेंस दिखने लगे, हल्की मंदी दिखाई पड़े, वहां सब जगह शॉर्ट सेलिंग होगी। तो हो ये रहा है अनिल जी कि वीक सेक्टर्स तो दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स दिख नहीं रहे हैं। इनफैक्ट हेमंत ने यह भी आपसे पूछा था कि टेक्नोलॉजी के साथ क्या फार्मा में भी कमजोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज सुबह में हम देख रहे हैं सन फार्मा, सिप्ला, कल भले ही इनमें अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी हो, फिर बिकवाली के घेरे में आए हैं। न्यूज फ्लो वैसे भी नेगेटिव आना शुरू हो चुका है, तो क्या चार्ट्स पर भी कुछ ऐसे संकेत हैं कि शायद ये टूट सकते हैं काउंटर्स और गिरावट आएगी? फार्मा में कोई करेक्शन के आसार दिख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सेलेक्टिव है। जैसे अजंता फार्मा, बायोकॉन, यहां कोई करेक्शन नहीं है। यहां कोई भी कंसोलिडेशन हो, डिप्स हो, खरीदना चाहिए। और मैं फार्मा और आईटी को इसलिए नहीं जोड़ना चाहता था क्योंकि आईटी तो बिल्कुल मंदी में है जी, और फार्मा में सिर्फ मामूली करेक्शन हो सकता है। ओके, इसके अलावा टू व्हीलर स्टॉक्स पर आपसे एक राय लेना चाहता हूं। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टॉप 5 एफएनओ गेनर्स में भी देखिए ये शेयर शामिल हैं। पिछले कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन इस पैक ने दिखाया है। क्या इस पैक में कोई स्टॉक टू व्हीलर्स में आपको अच्छा लगता है? जी, दोनों स्टॉक्स जिनके नाम आपने लिए, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, हमारी बाइंग की लिस्ट में, खरीदारी की लिस्ट में हर रोज आपके अंग्रेजी चैनल पर आते हैं और यहां पर ट्रेडिंग की जा सकती है। माइनर इंट्राडे डिप्स में खरीद लीजिए, माइनर ब्रेकआउट्स हो इनको खरीदिए। ये आउट परफॉर्मर है और शायद रहेंगे। तो टू व्हीलर्स में वो रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन सुदर्शन, मुझे याद है आप मेटल्स स्पेशली हिंडाल्को लेकर काफी बुलिश थे और ये काउंटर लगातार काफी अच्छी रन रेट पर कारोबार करता दिखाई भी दे रहा है। क्या अब भी आपको लग रहा है यहाँ पर दमखम बाकी है हिंडाल्को जैसे प्लेस में, या फिर अब एक बार ये मुनाफा वसूली पर जोर देना शुरू किया है आपने? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं एंड थैंक्स फॉर दैट, ये आपने याद रखा। देखिए, मेटल्स में, नॉन फेरस मेटल्स में अभी भी तेजी है, पर कोई हड़बड़ नहीं है। मुझे लगता है वेदांत और हिंडाल्को दोनों आउट परफॉर्मर्स हैं और रहेंगे। पर ये अच्छी रैली के बाद अगर आप निवेशक हैं या कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस सेक्टर पर ध्यान रखिए। जब करेक्शन आए तब खरीदिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये सेक्टर अभी भी ठीक है। एक दिन का, आधे दिन का करेक्शन हो तो आप कोई लॉन्ग ट्रेड लेके थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। इनको शॉर्ट मत कीजिए। ओके, और सर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर क्या राय है? यहां पर इस पैक में आपको सबसे मजबूत या कमजोर क्या दिखता है? मजबूत मुझे दो कंपनियां दिखती है, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। दोनों ही खरीदारी के लायक हैं। अगर आप निवेशक हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपके पोर्टफोलियो में होने जरूरी है। नहीं है तो आप फिर रेट भाव का विचार मत कीजिए, वैल्यूएशन का विचार मत कीजिए, इनको खरीद लीजिए। व्यापारियों के लिए वही बात आती है हेमंत की, ये कोई बहुत सही समय हो नहीं रहा है, माने कोई रुझान नहीं मिल रहा है शॉर्ट टर्म में खरीदारी का। और निजी बैंक्स के साथ क्या आपको एनबीएफसीज में भी कुछ ऐसे आइडियाज दिख रहे हैं जहां पर शायद तेजी की पोजीशंस रखी जा सकती है? क्योंकि ये भी पूरा पैक काफी रनअप दिखा चुका है, चाहे वो एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स हो, मनप्पुरम, मुथूट जैसे काउंटर, सब में काफी तेजी आई है। तो क्या अब भी ये लुक्रेटिव बाइज रहेंगे? नहीं, अब चार्ट्स पर नहीं है लिक्विडिटी बाय। आप इसको देखिए, ये भारत फाइनेंस को जो एसकेएस माइक्रो था पहले, ये कितनी जल्दी नीचे आया है। तो ये सब अब थोड़ा सा एक्सूबरेंस में, माने अत्यधिक तेजी के वातावरण में चले गए हैं। इनमें करेक्शन होगा, कंसोलिडेशन होगा, तभी खरीदना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद ही एनबीएफसीज में खरीदारी करें। अगर आपको बैंक में पैसा लगाना है तो एक्सिस और एचडीएफसी बैंक सबसे मजबूत लगते हैं हमारे एक्सपर्ट को। सर शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार पर नजर रखिए। सुस्ती के बाद अब आप देखिए बाजार वापस से फॉर्म में आते हुए, सेंसेक्स में 60 अंक की बढ़त, निफ्टी भी 10-12 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, 8650 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहा है और मिड कैप्स में भी एक्शन भरपूर है।
एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 2 बढ़ने वाले शेयर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर कोई एक सेक्टर दिखा रहा है तो आप देखेंगे कि वो ऑटो पैक में तेजी देखने को मिल रही है। टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स इस समय ऑटो में है, 2 व्हीलर कंपनियां, हीरो मोटोकॉर्प की मजबूती और बढ़ती हुई, बजाज ऑटो में भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। चलिए कुछ और एक्सपर्ट्स को अब शामिल करते हैं। प्रभुदास लेदर के ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। दिस इज हेमंत। आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक कंसोलिडेशन के फेज में है, ये कहना क्या सही होगा, या आपको लगता है कि अच्छी तेजी के बाद भारतीय बाजारों में एक गिरावट देखने को मिल सकती है? आप क्या कॉशियस हैं इस समय मार्केट्स पर, या आपको लगता है हर डिप में खरीदारी करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट अब एक ऐसे मोड पे है जहां पर वैल्यूएशन वाइज वो बिल्कुल वैल्यूएशन से आगे निकल गया है निफ्टी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हम दूसरी तरफ देखें कि पैसा का जोर, खास करके जो एफआईआईएस का फ्लो है, वो इतने जोर से आ रहा है कि जिधर भी मार्केट को करेक्शन मिल रहा है वो बहुत शैलो करेक्शन कहा जा सकता है, कि जहां कुछ खास करेक्शन नहीं होता है, थोड़ा साइडवेज में चलता है और फिर मार्केट फिर से ऊपर की अपट्रेंड की तरफ चलने लगता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट रियली स्पीकिंग एक इट इज इन अ कैच 22 सिचुएशन। बिल्कुल एक नॉर्मल वे से अगर एक फंडामेंटल अप्रोच रखूं तो जरूर कॉशियस रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर हमने देख लिया तो ऐसा कोई कुछ इतना जोर से इंस्पायर नहीं कर रहा है कि बैक एंडेड ग्रोथ ऑल्सो विल बी वेरी स्ट्रांग। मानसून का फैक्टर काफी हद तक डिस्काउंट हो गया है। तो ये सब अप्रोच लग रहा है कि शायद वी शुड बी लिटिल मोर कॉन्शियस। लेकिन अगर हम सिर्फ देखें कि पैसा जिस तरह से आ रहा है, तो अगर उस पर थोड़ा विश्वास रखे तो लग रहा है कि मार्केट में जरूर आगे बढ़ना, जरूर डरना नहीं चाहिए। जिधर भी करेक्शन हो वहां पर लेना ही चाहिए। और हम जरा अगर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म से हटके देखें, कि जरा लॉन्ग टर्म की तरफ देखें, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस तो ये मार्केट जरूर एक बाय ऑन डिप्स बिल्कुल रहेगा। सो आई थिंक ओवरऑल मार्केट अप्रोच इज, आई वुड से, लिटिल कॉशियस, लेकिन द एफआईआई फ्लो इज गिविंग कॉन्फिडेंस कि मार्केट में करेक्शन कुछ खास आने वाला नहीं है। लेकिन दिलीप, शायद आगे जाकर ये एफआईआई फ्लो ही बाजार में ट्रेडर्स को दुविधा में डाल सकता है, खासतौर से कल शाम से ही जो वो खबरें आना शुरू हुई हैं और जो फेडरल मिनट्स पर आज नजरें रहेंगी कि शायद वो रेट हाइक इज क्लोजर देन वी थिंक। कुछ लोग कह रहे हैं शायद इस महीने के अंत तक आ जाना चाहिए, क्योंकि यूएस का डेटा ये सिग्नल देने लगा है कि इकोनॉमी स्टेबल है, या फिर वो साल के अंत तक। तो ऐसी स्थिति में वो फ्लोज पर तो असर पड़ेगा। और अब तक हमने देखा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो पिछले साल 2015 में इतना भर भर के पैसा लगा रहे थे, वो तो सिर्फ रिडम्पशन पर ही फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। आई थिंक यू समड अप द सिचुएशन ऑल्सो वेरी वेल इन द करंट सिनेरियो। लेकिन ये एक है, हम समझ के चलें कि हम जरा रिवाइंड करें और देखें कि जनवरी और फरवरी में किसी ने ये नहीं सोचा कि एफआई का फ्लो निगेटिव जाएगा। और जनवरी और फरवरी में हमने देखा कि इट वाज ऑलमोस्ट 29-30,000 करोड़ ऑफ निगेटिव फ्लो, आउटफ्लो फ्रॉम द एफआईआईज। और सडनली फ्रॉम 1 मार्च टू टिल डेट हमने देखा कि एफआई का फ्लो का रफ्तार चालू ही है। और हमने पोस्ट ब्रेक्सिट देखा कि एफआई का फ्लो और तेज हो गया। और अगर उसमें भी हमने देखा कि शायद हम कहते हैं कि इंडियन मार्केट्स आर द बेस्ट, ऑफ कोर्स दे रिमेन द मोस्ट अट्रैक्टिव, लेकिन हमने देखा पोस्ट ब्रेक्सिट ताइवान हैड मोर एफआई इनफ्लो, कोरिया हैड मोर एफआई इनफ्लो देन इंडिया। तो ये एफआई फ्लो एक ऐसा चीज है कि जहां पर उसको एक कैप्चर करना और उसका अंदाज लगाना इज नॉट वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। लेकिन जरूर अगर हम देखें कि अगर एक थोड़ा बहुत फेड ने कॉशियस नोट रखा है कि इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक, तो इस पे जरूर असर पड़ सकता है। तो उस हिसाब से भी देखें तो शायद कॉशियसनेस शुड बी देयर, बट एफआई फ्लो इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि चालू रहेगा या उसका इंटेंसिटी भी कितना रहेगा। बिल्कुल, तो इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। और फेड की मिनट्स के बाद भारतीय बाजार किस तरह से ट्रेड करेंगे, एशियाई बाजार किस तरह से ट्रेड करेंगे, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आज आप देखिए कुछ कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जो कल भी हरकत में थे, जीएम ब्रूवरीज
आज भी अच्छी तेजी दिखा रहा है। कल 20% का अपर सर्किट यहां पर लगा था। आज भी आप देखिए GM ब्रूवरीज में तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल स्पिरिट, इन कंपनियों के नतीजे भी इस क्वार्टर में काफी अच्छे आए हैं। आप देखिए GM ब्रूवरीज 7.5% ऊपर, ग्लोबल स्पिरिट भी मजबूत है। कल ये पूरा पैक का हरकत में था। आज दूसरे दिन लगातार खरीदारी। सुंदरम फास्टनर्स ये एक और बेहतरीन कंपनी है जिसमें तेजी देखने को मिल रही है, और रिको ऑटो जैसे स्टॉक्स भी मजबूत हैं। सेंट्रल बैंक, आईनॉक्स विंड, जय कुमार इंफ्रा, तो मिड कैप्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय सेंसेक्स और निफ्टी वापस से लाल निशान में पहुंच गए हैं, तो मिड कैप्स में अच्छी रैली बाजार, लेकिन आप देखिए एक सीमित दायरे में इस समय कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सर, कंजम्पशन थीम के ऊपर एक आपसे व्यू लेना चाहूंगा। हमने इस बार नतीजे भी देखे, सीमेंट कंपनियों के काफी अच्छे थे, इवन पेंट कंपनियों के अच्छे थे। FMCG में कई पॉकेट्स में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया। आप कौन से सेक्टर्स पर कंजम्पशन के अंदर बुलिश हैं और कौन से स्टॉक्स होंगे फिर जो आपको पसंद होंगे उसके अंदर? डिस्क्रिशनरी और कंजम्पशन सेक्टर में पेंट्स एक ऐसा सेक्टर लग रहा है कि शायद उसमें पेंट्स देख लो या सिरेमिक्स देख लो, इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद द वॉल्यूम ग्रोथ ऑल्सो विल कंटिन्यू। रहा FMCG की बात और रहा सीमेंट की बात, मुझे लगता है कि शायद FMCG का वॉल्यूम ग्रोथ वाज रीजनेबल, लेकिन जो हेडलाइन कंपनीज थे उनके वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी काफी म्यूटेड हैं, और ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि शायद इवन आफ्टर सम गुड मानसून्स दे शुड राइज, बट देयर वोंट बी एनी रन अवे राइज। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि हम उनका जो रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं फॉर FY17 एंड FY18, दे आर नॉट वेरी बुलिश फॉर द टाइम बिंग। और जहां तक सीमेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि हमने देखा कि अप्रैल जून का क्वार्टर बहुत अच्छा था, वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा था, लेकिन इस क्वार्टर में जहां तक अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ इज डेफिनेटली डाउन। सो शायद ये क्वार्टर में उसका इंपैक्ट रहेगा, और होप शायद इट में कंटिन्यू फॉर सम टाइम इवन इन द नेक्स्ट क्वार्टर। So I think cement and probably the pure FMCG will still continue to remain muted for some time. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भट्ट साहब हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। बाजार पर तो थोड़ा सा बाजार कंसोलिडेशन मोड में जरूर दिखाई देगा, लेकिन ये मार्केट है जहां पर स्टॉक स्पेसिफिकली और डिप्स पर खरीदारी अब भी की जा सकती है। बिल्कुल, इस नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।